गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार नाथ देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में क्लास 10th के विज्ञान विषय में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। विज्ञान विषय में हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो से पहले जैव प्रक्रम से संबंधित 2 वीडियो और डाले जा चुके हैं और उसी क्रम में यह तीसरा वीडियो है जिसमें हमें कुछ जंतुओं में पोषण के विषय में पढ़ना है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ चुके थे और उसके पहले वीडियो में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम जंतुओं में या प्राणियों में पोषण के विषय में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है एक कोश की जीव अमीबा में पोषण। सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी में अमीबा में पोषण के विषय में दिया हुआ है। अमीबा एक कोश की प्राणी है जिसमें पोषण की विधि बताई गई है। तो उसी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। अमीबा एक कोश की जीव है जिसमें भोजन का अंतःग्रहण कूट पादों द्वारा होता है। तत्पश्चात इसके चारों तरफ खाद्य रिक्तिकाओं का निर्माण कर पाचन एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन और अवशोषण होता है और अपशिष्ट भोज्य पदार्थों को झिल्ली के द्वारा शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। इस पाचन की इस क्रिया को अंतःकोशिकीय पाचन कहा जाता है। तो यहाँ बोर्ड पर वही चीज़ लिखा गया है। अमीबा एक कोश की जीव है, इसमें भोजन का अंतःग्रहण कूट पादों द्वारा होता है। अगर हम अमीबा की बात करें तो हमारा अमीबा एक कोश की प्राणी होता है जिसका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होता है। मान लीजिए ये हमारा अमीबा है और इस एक कोश की अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण या भोजन का पोषण करना है। तो यह भोजन का पोषण की विधि इसकी बता रहे हैं। तो अब इसके पास ये भोज्य पदार्थ आ गया या भोजन आ गया। तो अब क्या कर रहा है अमीबा अपने इनको हम लोग क्या कहेंगे, अमीबा अपनी इन बाह्य सतह को क्या करेगा, हाथ पकड़ने के लिए, इस भोज्य पदार्थ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाएगा। तो दूसरे फिगर में देखें आप, ये कुछ इस तरह की आकृति बन जा रही थी और ये हमारा भोजन का कण। अब यहाँ पर बीचों बीच अमीबा में बीचों बीच एक क्या है, केंद्रक है। अब भोजन के इस कण को अमीबा के कूटपाद, इसे हम क्या कहेंगे, कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे हम लोग, कूटपाद या पादाप भी कहते हैं। कूटपाद या पादाप भी कहते हैं। तो ये कूटपाद के द्वारा इसको पकड़ने की कोशिश करेगा और इस कूटपाद के द्वारा इस अमीबा के कूटपाद इस भोज्य पदार्थ के चारों तरफ क्या कर लेंगे, एक आवरण का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस आवरण के फॉर्मेशन हो जाने के बाद ये कूटपाद आपस में मिल जाएंगे और भोज्य पदार्थ को कहाँ कर लेंगे, कोशिका के अंदर कर लेंगे। ये है क्या है आपका, ये भोजन है। ये क्या है बेटा, भोजन। और ये क्या है, अमीबा। क्या ये क्या है बेटा, अमीबा। तो अब इस भोजन को अमीबा अपनी कोशिका के अंदर कर लेगा। तो उसकी संरचना इस तरह से बना लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर भोजन अंदर आ गया और इस भोजन के चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक रिक्तिका का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एक रिक्तिका का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस रिक्तिका के फॉर्मेशन हो जाने के बाद जो एंजाइम है या आप इस एंजाइम के थ्रू यहाँ रिक्तिका का लिखिए, खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर पाचक एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन तथा अवशोषण करता है। तो अब यहाँ पर पाचक एंजाइम आएगा और इस भोज्य पदार्थ को क्या करेगा, पचाने में काम करेगा। तो ये भोज्य पदार्थ क्या हो गया, हमारा पच गया। अब भोज्य पदार्थ ये बीच में हमारा एक केंद्रक है, इसका ध्यान रखिएगा। किसी भी जीव में केंद्रक की आवश्यकता है। तो ये क्या है हमारा केंद्रक, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये केंद्रक है। तो जब भोजन के पास या इस खाद्य रिक्तिका के पास पाचक एंजाइम आएगा तो इसका पाचन हो जाएगा और धीरे धीरे यह क्या करेगा, सतह के पास आ जाएगा और सतह के पास आ जाने के बाद इस अमीबा के अंदर से इसको क्या कर दिया जाएगा,
निकाल दिया जाएगा, अपशिष्ट भोज्य पदार्थों के रूप में निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से अमीबा में अगर हम देखें तो पाचन की पूरी प्रक्रिया देखने को आती है। ये 5 स्टेप मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है, ये अमीबा है, अमीबा के पास एक भोज्य पदार्थ आया। अमीबा एक जलीय प्राणी है, या अक्सर तालाब वगैरह मिल जाता है, और ये सूक्ष्मदर्शी प्राणी है। तो जब अमीबा के पास कोई भोज्य पदार्थ आता है तो उसके वो अपने चारों तरफ उपस्थित पादपों को उस भोज्य पदार्थ को घेर लेता है, और भोज्य पदार्थ को घेरने के बाद उसे क्या कर लेता है, अपने अंदर मिला लेता है, और उसके बाद उसके चारों तरफ एक रिक्तिका का फॉर्मेशन रहता है। ये रिक्तिका जो होती है, इसमें पाचक एंजाइम आकर के इसको क्या करता है, इस भोज्य पदार्थ को और पचा देता है, और पचे हुए भोज्य पदार्थ में जो भोजन के कण है जो उसे कोशिकाओं में मिला लिया जाता है, अर्थात अवशोषित कर लिया जाता है, और जो पचने योग्य नहीं था उसे कोशिका के सतह से झिल्ली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, एक कोशिकीय अमीबा में पोषण की प्रक्रिया ये हो जाती है। दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो हम मनुष्य को ही ले लेते हैं। मनुष्य क्या है, बहुकोशिकीय प्राणी है। तो बहुकोशिकीय जीवों में जो भोजन होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है मनुष्य ब्रैकेट में बहुकोशिकीय जीव में पोषण। तो मनुष्य तो एक कोशिकीय वाला प्राणी है नहीं, ये बहुत, इसका पूरे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसके लिए हर काम के लिए अलग अलग अंग बना है। तो इनमें जो अंग काम करता है उसे हम, जो भोजन को पचाने के लिए अंग काम करता है, उस अंग को हम लोग पाचन तंत्र कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखें आप, मनुष्य बहुकोशिकीय प्राणी, तो मनुष्यों में पोषण, मनुष्य एक बहुकोशिकीय प्राणी है, इसमें पोषण की क्रिया 5 चरणों में पूर्ण होती है। अर्थात अगर मनुष्य की हम बात करें तो मनुष्य जो भोजन करता है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण इसमें दिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण पहले चरण में आपको बताया जा रहा है कि भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब मनुष्य के द्वारा अपने हाथों से भोज्य पदार्थ को खाया जाता है। तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, अंतर्ग्रहण। भोजन हमने खाया, वो भोजन खाकर कहाँ पहुँचा, आमाशय में। आमाशय के बाद जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो छोटी आंत आती है, तो वहाँ पर भोजन का पाचन शुरू होता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला हेडिंग है, इसमें दूसरी हेडिंग बताई गई भोजन का पाचन। तो अब भोजन, मनुष्य ने भोजन कर लिया, अब भोजन का पाचन होगा। तो पाचन के लिए मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, पाचक एंजाइम होते हैं जो भोज्य पदार्थ के पाचन में सहायक होते हैं। अब उसके बाद भोजन पच गया, तो भोजन पच जाने के बाद भोजन तीसरा स्टेप आता है, इसमें पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण। तो जो भोजन पच गया, उन पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग में, इसको हम लोग इलियम कहते हैं, उसमें इसका क्या होता है, अवशोषण होता है। इलियम में इसका अवशोषण, ये छोटी आंत का अंतिम भाग होता है और इसका अवशोषण रहता है। तो अब पचा हुआ जो भोज्य पदार्थ है वो इलियम में उपस्थित विलाई या रसांकुर नामक संरचना से पचित भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित करने के बाद चौथा चरण आता है अवशोषित भोज्य पदार्थ का संघीकरण। इसे हमारी कोशिकाओं में मिला लिया जाता है, और इस मिला लेने की प्रक्रिया, पचे हुए भोज्य पदार्थ को कोशिकाओं में मिला लेने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। अब भोजन हमने पचा लिया, भोजन को अपने शरीर में आत्मसात कर लिया, तो जो भी भोजन पाचन की प्रक्रिया के दौरान नहीं पचा उसे हम लोग अपशिष्ट भोजन कहते हैं। और 5वें स्टेप में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपचित भोज्य पदार्थ का बहिक्षेपण। तो भोजन हमने कर लिया, भोजन अंदर कर लिया, भोजन का पाचन हो गया, भोजन के पाचन के बाद उसका अवशोषण, अवशोषित भोजन का स्वांगीकरण। अब जो बच गया, जिसमें कुछ पचाने योग्य नहीं रहा, तो उसे हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल देना बहिक्षेपण कहलाता है। यह पोषण की प्रक्रिया में 5वां चरण होता है। तो मनुष्य में जो पोषण होता है वो कुल 5 चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण है भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा चरण है भोजन का पाचन, तीसरा चरण है भोजन का अवशोषण, चौथा चरण है अवशोषित भोज्य पदार्थ का स्वांगीकरण, और 5वां चरण है पचित भोज्य पदार्थ का बहिक्षेपण, जिसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब उसके बाद अगला हेडिंग आता है भोजन या पोषण की आवश्यकता। भाई किसी भी जीव को भोजन या अवशोषण की क्यों आवश्यकता होती है? भाई कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। इसीलिए हमें क्या हो, भोजन
अत्यंत आवश्यक है। तो किसी भी जीव के लिए भोजन अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर भोजन की आवश्यकता के लिए भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है या जंतुओं के लिए भोजन क्यों आवश्यक है, इसके लिए 4 बिंदुओं में मैं बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट, भोजन जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट, भोजन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। अगर किसी व्यक्ति के विकास में विकास होना हो, उसकी वृद्धि होनी हो, तो भोजन उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए छोटे बच्चों को हेल्दी और पौष्टिक भोज्य पदार्थ देना चाहिए ताकि उनकी वृद्धि और विकास तेजी से हो सके। उसके बाद अगला है, भोजन शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करता है। हमें पता है कि प्रत्येक दिन हमारी लाखों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं जिससे कभी कभी चोट लग जाने से भी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो उनकी वृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी मरम्मत के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। और चौथा और अंतिम पॉइंट इसमें दिया हुआ है, भोजन रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। तो अगर सुपाच्य भोजन हो, संतुलित भोज्य पदार्थ हो, तो उस भोजन को हम लोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, जिससे हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए सक्षम होता है और हम हमेशा निरोग बने रहते हैं, मतलब हमें कोई रोग नहीं होता है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो भोजन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग जो है, अगली हेडिंग है मनुष्य का पाचन तंत्र। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये मनुष्य का पाचन तंत्र एक बड़ा टॉपिक है और इसमें काफ़ी कुछ आप लोग को समझाना होता है। तो इसके लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।